Hello everyone, welcome back to my channel Study Way. So today we are going to talk about the NEET qualifying exam. सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि NEET है क्या. NEET, NEET is equals to National Eligibility Cum Entrance Test. ये इंडिया में मेडिकल कोर्सेज जैसे MBBS, BDS में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है. नीट हमारा 2 लेवल्स पे होता है. फर्स्ट इज़ यूजी एंड द सेकेंड इज़ पीजी. यूजी में हमारे पास मेनली 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, MBBS एंड BDS. एंड पीजी में 2 कोर्सेज होते हैं, MS एंड MD. इसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की कि ये एग्ज़ाम होता किस तरीके से है, तो हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बाय NTA. एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ फॉर 3 आवर्स एंड देयर आर 180 क्वेश्चंस. पूरा पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है. टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम यू मस्ट हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इन 12th स्टैंडर्ड. इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं एग्ज़ाम में, दोज आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी में मेनली 2 पार्ट्स हैं, बोटेनी एंड जूलॉजी. There are 90 questions from biology and 45 from physics and chemistry each. Requirements और क्या क्या हैं? Your minimum age should 17 years and there is no limit for the attempts. You can give any number of attempts, but the important is you must be an Indian. Moving ahead, we are going to discuss some of the basic preparation tips that are important to know about NEET exam. सबसे पहले हमारे लिए important है कि हम अपने vision में clear हों कि हमें सच में डॉक्टर ही बनना है. ऐसा ना हो कि हम नीट की प्रिपरेशन करें और लास्ट तक आते आते हमारे साथ ऐसा हो कि हमारा डॉक्टर करने का मन ही ना हो. तो सबसे पहले वी शुड बी क्लियर दैट वी नीड टू गो फॉर डॉक्टर. अब अगर बात करूं कि बेसिक्स क्या है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम है कि हमें 12th स्टैंडर्ड अच्छे से करना है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हमें तीनों सब्जेक्ट्स के सभी बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है टाइम मैनेजमेंट. हमें टाइम मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम देते टाइम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकें, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें और क्वालिफाई कर सकें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वी शुड गो फॉर द वेरियस मॉक पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, सो दैट वी कैन नो हाउ द पेपर रियली कम्स, जिससे हम पहले ही उन गलतियों से सीख सकें और फाइनल एग्जाम में, फाइनल अटेम्प्ट में उन गलतियों को अवॉइड कर सकें. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द ऑथेंटिक बुक्स फॉर योर प्रिपरेशन, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स हेयर इज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू. हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फिजिकली एंड मेंटली, इन बोथ वेज. टेक मिनिमम 6 to 7 hours of sleep to fresh your mind. Choose the correct timetable for your study and follow the normal routine. Don't go for the routine that is too much hectic and gives you the stress. So now we are going to discuss about NEET 2020 कि कब एग्ज़ाम हुआ था, कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, and who were the toppers और उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी नीट को क्वालिफाई करने की. सबसे पहले हमें पता है कि 13 सितंबर 2020 को नीट का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था. इसके बाद विद इन 33 डेज इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया. एंड टू बी वेरी प्राउड देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 इन द एग्ज़ाम. At first, a very big congratulations to both of them. The name of the 2 students are Shoaib Aftab, who has got All India Rank 1. He is from Odisha, and the another one is Akansha Singh, All India Rank 2, who is from Kushinagar. They both scored 100% marks, that is 720 out of 720. Now moving on towards the strategy, they both shared about their success and NEET exam. At first, they both said every NEET aspirant should be clear with their vision. They should be serious about their goals. ये पूरे देश के लिए, हर बच्चे के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है. एंड आई होप दीज स्टूडेंट्स विल मोटिवेट द अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो टू बिकम सक्सेस, to achieve their goals. In the starting, they both said paper was very easy. Some questions were moderate, but the overall paper was easy. इसका मतलब उन लोगों ने अपनी पढ़ाई ही इस तरीके से की कि उनके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया तो उन्हें वो इजी ही लगा. As Akansha said, she completed her paper in 1 hour 45 minutes only. Out of 3 hours, she completed her paper in
1 hour 45 minutes, and the remaining time she gave for the revision. The second common point in both of them are they preferred only and only NCERT for the basics and for most of the part. If I talk for the individual subjects, starting with physics, उन्होंने बताया कि उन्होंने फिजिक्स को किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से प्रिपेयर किया. At first they go for the NCERT theoretical part. Also they attempted the internal questions and the back exercise question of every chapter. They discussed it very deep. They prepared their short notes for every topic, every chapter, and keep out revising them. Another important thing they both discussed is the book, that is H.C. वर्मा. दोनों ने ही अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया कि उन्होंने H.C. वर्मा की बुक की है, जिसमें उन्हें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही वाइड तरीके से सभी टॉपिक्स मिले. उसमें से जो मेन टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स. कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे भी हैं जिनका हमें सिर्फ थ्योरी पार्ट करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका थ्योरी एज वेल एज एक्सरसाइज बोथ आर इम्पॉर्टेंट. इसके बाद उन्होंने बताया था कि जब भी वो अपनी किसी चैप्टर की स्टडी करते थे, उसको करने के बाद वो अपने कोचिंग से या ऑनलाइन मटेरियल की हेल्प से मिनिमम 300 to 400 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो दोनों ने ही बताई, यू मस्ट ट्राई फॉर द प्रीवियस 20 ईयर्स पेपर्स एंड स्पेशली जेई मेंस एंड जेई एडवांस पेपर. उन दोनों ने मेंस एंड एडवांस दोनों के ही अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मिनिमम 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में एज वी ऑल नो देयर आर 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से. फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है. अब आते हैं इनऑर्गेनिक वाले पार्ट पे. इनऑर्गेनिक के बारे में उनका मानना है कि इनऑर्गेनिक का बायोलॉजिकल पार्ट तो हमारा मेनली एनसीईआरटी से ही होता है. सो इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है प्रिपेयर योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग दैम अगेन एंड अगेन. इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जैसे कि हमें पता है नेम्ड रिएक्शंस होती हैं या फिर मैकेनिज्म होती हैं. सो इम्पॉर्टेंट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ नेम्ड रिएक्शन एज वेल एज नेम्ड रिएक्शन. हमें मैकेनिज्म इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस स्टेप पे क्या इंटरमीडिएट बनता है. मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज़ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में जैसे हमें पता है टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं. तो दोनों ने अपने इंटरव्यू में बताया कि लगभग 80 to 85 क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी. बायोलॉजी में हमें किसी और बुक को प्रेफर करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हमें एनसीईआरटी पे ही पूरा का पूरा फोकस रखना है. प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना. आकांक्षा सेड इन हर इंटरव्यू दैट शी डिड एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी मिनिमम 20 टाइम्स. और बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टॉपिक, एवरी लाइन विद देयर मीनिंग. ऐसा नहीं कि हमने कोई लाइन पढ़ी तो उसको हमने माइंड में सेट कर लिया. हमें उस लाइन के मीनिंग तक पहुंचना है और उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है. बायोलॉजी में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, बोटैनी एंड जूलॉजी. जूलॉजी में हमारे मेनली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, इतना बाहर से नहीं आता. लेकिन बोटैनी में हमारे चांसेस रहते हैं कि बाहर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस पर हमारा फोकस होना, उस पर हमारा ध्यान होना ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ बायोलॉजी में और हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो है हमारे फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स. किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपके माइंड में वो टॉपिक सेट भी हो जाएंगे. So the important is flow charts and mind maps. At last, if I talk for their personal habits, so उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि उनकी पर्सनल हैबिट्स कुछ अलग थी, लेकिन हाँ थोड़ी अलग हो सकती हैं. सबसे पहले जो दोनों ने ही कॉमन पॉइंट बोला वो था स्मार्टफोन्स. वो लोग इतना ज़्यादा स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने काम के लिए स्मार्टफोन्स यूज़ करते थे. सोशल मीडिया से बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, ना उनका फेसबुक अकाउंट था, ना उनका इंस्टा अकाउंट था. इसके अलावा वो यूज़ करते थे यूट्यूब फॉर द एजुकेशनल वीडियोज़. सो फाइनली आई कैन से सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन के साथ अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है एंड ट्राई योर बेस्ट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम. All the very best to you all. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.